हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आप मेरे साथ द हिंदू के आर्टिकल्स को पढ़ते हो, एडिटोरियल्स को हर रोज़ उस अंदाज में जिसमें टॉपर्स पढ़ा करते हैं। हम ट्रांसलेशन के साथ में ग्रामर और वोकैब दोनों पे खास ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये आर्टिकल है अपना EVM मशीन्स के ऊपर बेस्ड। सारी ग्रामर सारी वोकैब को आप इस क्विज में करेंगे समराइज़। हमने एक छोटा सा क्लोज टेस्ट बनाया आज, है ना। इस क्लोज टेस्ट में 4 क्वेश्चंस हैं, ग्रामर और वोकैब सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी। ज़रूर से इसको एक अटेम्प्ट दें। वीडियो के लास्ट में इसको लाइव सोल्यूशन करेंगे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़। मैनी मतलब बहुत सारी, वल्नरेबिलिटी मतलब कमियां। आप इसको वीकनेस भी बोल सकते हो, ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हो और फॉल्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो कह रहे किसी चीज़ में बहुत सारी कमियां हैं। अच्छा, किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है ऑन यूजिंग ब्लॉकचेन्स इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। जब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, EVM से वोटिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आगे चल के देखेंगे अपने। बिटकॉइन वाली टेक्नोलॉजी होती है ये। इसमें बिल्कुल सीक्रेट तरीके से हर काम होता है, पर इसमें कई कमियां भी हैं। तो कह रहे जब EVM इस टेक्नोलॉजी पे बेस होगी तो उसमें कई सारी कमियां भी हो सकती हैं। समझ गए? अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द रोबस्टनेस ऑफ ब्लॉकचेन्स इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज एज येट सस्पेक्ट। कह रहे जो रोबस्टनेस है ना, जो फर्मनेस है, जो मजबूती है, अच्छा किसकी? ब्लॉकचेन्स की, इस खास टेक्नोलॉजी की जो बिटकॉइन में यूज़ होती है ना। कह रहे इसकी जो मजबूती है, इसकी जो ताकत है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, EVM मशीनों में, इज वो है एज येट अभी तक सस्पेक्ट। तो अभी तक वो बड़ी सस्पेक्ट है, बड़ी ही डाउटफुल है, सस्पिशियस है। हमें उसके बारे में पता नहीं है वो कितना काम करेगी, शायद अच्छे से काम ना भी करे। समझ गए? तो ये बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर ये मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे सवाल खड़े हैं। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, रोबस्टनेस जो कि आपका सब्जेक्ट भी है, स्ट्रेंथ बोल दो, फर्मनेस बोल दो, मजबूती को बोलते हैं रोबस्टनेस, है ना। सस्पेक्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, जिस पे शक हो, है ना, शकों के दायरे में हो सस्पेक्ट। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, आपको पता चले किस बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे ऐसा कंटेंट हर रोज़ बना करके लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है ना। दूसरी चीज़, अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की जर्नी को, आप कट ऑफ भी पास नहीं कर पाते हैं अपनी एग्ज़ाम के अंदर, बहुत परेशान है इंग्लिश की वजह से ही, तो आपको इंग्लिश को बेसिक से बिल्ड करना पड़ेगा। इस आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ इस प्लेलिस्ट को रिफ़र करें जो चैनल के रखी है होम पेज के ऊपर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को शुरू से लास्ट तक चलाएं। 30 वीडियोज़ हैं, 32 वीडियोज़। सारी वीडियोस देखने के बाद आपका इंग्लिश में कट ऑफ वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से 10-12 नंबर आने लगेंगे 30 में से, है ना। इसी के नीचे आपको मिलेंगी प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, SSC और बैंक्स की। अगर आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, आप चाहते हो कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है ना, तो इसमें 50-50 वीडियो SSC और बैंक के लिए मैंने रखी हुई हैं। आप मेंबर बन के इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, इस वीक में आपको वीडियो मिलेगी लेटर राइटिंग पे मेम्बर्स को, है ना, आज या कल में। समरी ये है कि देखो, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें तो बहुत अच्छे से काम करती है क्रिप्टो करेंसी में, है ना, लेकिन EVM में लाने की भी जो सिफारिश हो रही है, हमारा एडिटोरियल बोल रहा है शायद इसमें उतने अच्छे से काम ना करे। और ये साइट कर रहा है, हवाला दे रहा है IIT मद्रास के एक पेपर का, रिसर्च पेपर का, जिसमें पता लगा है कि EVM के अंदर ब्लॉकचेन का कारगर रहना उतना सही नहीं होगा। दूसरा, ब्लॉकचेन लाने का मतलब है EVM जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी, तो कह रहा है इससे हैकिंग वैकिंग का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सजेस्ट कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर को कि आप अगर EVM में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने का सोच भी रहे हैं ना, तो सबसे पहले पब्लिक से ज़रूर इसकी राय लें। दूसरा, अपनी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, क्योंकि इसमें बड़े सारे जोखिम हैं। बस यही इसकी समरी है। आज की टोन है टेक्निकल, है ना, सजेस्टिंग भी है और टेक्निकल भी है। बहुत टेक्निकल जाएगा ये अंदर आर्टिकल के। समरी को कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। कुछ समरीज को मैं रेट करता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना। चलो, कर द मच डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इंडिया हैज सर्वाइव्ड इंटेंस स्क्रूटनी ओवर इट्स यूज लार्जली बिकॉज ऑफ वन स्ट्रॉन्ग रीजन, the fact that the standalone single chip device is not connected to
एनी नेटवर्क। कह रहे बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड और डिबेटेड, बहुत ज़्यादा बात किया हुआ और बहस होता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम है, और कहाँ पे, इंडिया में, जो इसके ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन और डिबेट ऑलरेडी कर ली है ना। कह रहे इस ईवीएम ने ना सरवाइव किया, ये ईवीएम बचा रहा इंटेंस स्क्रूटनी के बाद भी, बहुत ही कड़ी एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन के बाद भी। तो इंडिया में इतने सवाल उठे इस ईवीएम पे, कह रहा बावजूद उन सवालों के इसने सरवाइव किया, ये आज भी जिंदा है। अच्छा, ये स्क्रूटनी किसके ऊपर हुई? इसके यूज़ के ऊपर, इसके इस्तेमाल के ऊपर। अच्छा, ये क्यों जिंदा है? मोटे तौर पे सिर्फ एक मजबूत कारण के, सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से ईवीएम आज भी हमारे बीच में है। अच्छा, वो कारण क्या है? वो ये है फैक्ट, वो ये तथ्य है दैट, वो ये कि ये जो स्टैंड अलोन सिंगल चिप डिवाइस है, ये जो वो मशीन है जो सिंगल चिप वाली है और स्टैंड अलोन है, अकेले ही खड़ी होती है, इसको किसी भी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे ये जो डिवाइस है ना, ये नहीं कनेक्टेड टू है, नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी नेटवर्क से, किसी भी इंटरनेट से। समझ गए ना? तो कह रहे बहुत डिबेट डिस्कशन हुई ईवीएम पे इंडिया में, फिर भी ईवीएम जिंदा है इतनी स्क्रूटनी के बाद भी अपने यूज़ के ऊपर, सिर्फ एक रीज़न से कि ये डिवाइस एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसको आप हैक नहीं कर सकते हो, ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता। अब देखो सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना है, मशीन की वर्ब है हैज सर्वाइव्ड, डिवाइस की वर्ब है इज नॉट कनेक्टेड। इंटेंस मतलब कड़ा हो, बहुत मजबूत हो, स्क्रूटनी मतलब जांच, प्रोब, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, है ना। स्टैंड अलोन, हर वो चीज़ स्टैंड अलोन है जो आइसोलेटेड है, जो अलोन ही स्टैंड कर रही है। हर वो डिवाइस स्टैंड अलोन डिवाइस कहलाएगा जो कि किसी इंटरनेट या किसी वायर से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? सिर्फ अकेले में यूज होता है आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहे दिस इज बिसाइड्स सेवरल टेक्नोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू इंश्योर दैट द मशीन इज नॉट टेम्पर्ड विथ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी बहुत बारीकी से देखने वाली। कह रहे ये जो ऊपर चीज़ है ना, जो हमने बात की है कि ये किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ, कह रहे ये जो चीज़ है साथ ही साथ बिसाइड्स है बहुत सारी तकनीकी और प्रशासनिक सेफगार्ड्स के। टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये कई सारे तकनीकी और प्रशासनिक सेफगार्ड्स के बाद है, सुरक्षा के उपायों के बाद है। अच्छा क्यों भाई, ये किस लिए? इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि मशीन जो है उससे टेम्पर विद ना किया जाए, मशीन से कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। तो कह रहे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, हमने बहुत सारे तकनीकी और प्रशासनिक उपाय भी किए हुए हैं इसको हैक होने से बचने के लिए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स। दिस की वर्ब है इज, मशीन की वर्ब है इज नॉट टेम्पर्ड विद, है ना। टेम्पर्ड विद ये एक यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज हुआ वो वर्ब है ना। अब इसमें देखने वाला वर्ड क्या है? बिसाइड्स। सिंपल सा वर्ड है वैसे तो, पर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि बिसाइड के आगे से एस निकाल दें तो सारा का सारा मीनिंग बदल जाएगा। बी साइड इसका मतलब है बी माई साइड, मेरी बाजू में। हर वो चीज़ बिसाइड में है जो मेरी बाजू में पड़ी है, समझ गए ना, आजू बाजू में। और बिसाइड्स का मतलब है एडिशनली, इसी के साथ साथ और, है ना। अब इसको यूज करके दिखाता हूँ। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड म्यूजिक। इस सेंटेंस में एक एरर है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है म्यूजिक के अलावा। मतलब म्यूजिक तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें म्यूजिक के अलावा बात हो रही है, म्यूजिक के एडिशनली बात हो रही है, तो बिसाइड नहीं बिसाइड्स। बिसाइड म्यूजिक का मतलब है म्यूजिक की बाजू में, मतलब ये म्यूजिक बैठा और उसकी बाजू में हमारी बीच की कॉमन चीज़ें बैठी, ऐसा नहीं है, म्यूजिक के अलावा। वैसे ही सैट डाउन बिसाइड द फायर, वो बैठ गया आग के बाजू में, आग के पास में, है ना। तो यहाँ पे एडिशनली नहीं आएगा बल्कि बिसाइड आएगा। इस एस को निकालोगे और इसको बिसाइड बनाओगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखो इससे बनने वाली दो इडियम्स हैं बिसाइड से। पहली है बिसाइड द मार्क या बिसाइड द पॉइंट। इसका मतलब होता है पॉइंट या मार्क की बाजू में, जो चीज़ जहाँ पे जानी चाहिए थी उसके आजू बाजू में चली गई, रास्ता भटक गई, इररिलेवेंट है। हर वो चीज़ बिसाइड द मार्क होगी जो किसी चीज़ से संबंध ना रखती हो, सीधे सीधे, है ना। जैसे आपने कोई बात कर दी और मैं बोलूँगा कि इस बात का हमारी डिस्कशन से कोई कनेक्शन नहीं है ना, इट इज़ बिसाइड द मार्क। वैसे बिसाइड वन सेल्फ एक इडियम होती है,
इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, खुशी और गम दोनों के। अगर किसी पर्सन की बहुत खुशी वाला दिन है, कोई बहुत अच्छी नौकरी वोकरी लग गई उसकी, है ना, कोई लॉटरी वोटरी लग गई, तो भी वो बिसाइड वन सेल्फ होगा, बिसाइड हिमसेल्फ होगा। अगर किसी घर में डेथ हो गई है, बहुत दुख का दिन है, तब भी वो पर्सन बिसाइड हिमसेल्फ होगा। समझ गए ना, ये इस आदमी के हिसाब से आपको वन सेल्फ लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिसाइड में बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए आपके सामने। दूसरा वर्ड है टेम्पर विद। अगर टेम्पर विद में से ए की जगह ई लगा दें तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है। देखिए टेम्पर विद का मतलब होता है ए वाला, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। टेम्पर विद ई वाला, इसका मतलब होता है किसी के साथ पेशेंस रखना, किसी के साथ जो है संयम बना के रखना, है ना, उससे जो है लड़ाई वड़ाई ना करना। जैसे आई लॉस्ट माई टेम्पर विद माई बॉस, मैं अपने बॉस से लड़ बैठा। आई लॉस्ट, मैंने खो दिया अपना पेशेंस मेरे बॉस के साथ, मतलब उससे मेरी होगी लड़ाई। अब यहाँ पे छेड़छाड़ वाला काम नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है टेम्पर वाली, TEMPER। समझ गए ना, मैंने अपना संयम खो दिया मेरे बॉस के साथ। आई लॉस्ट माई टेम्पर विद माई बॉस। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा, डोंट टेम्पर विद माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में नाक मत घुसाओ, मेरे बिजनेस से छेड़छाड़ मत करो, मेरे काम में अपनी टांग मत फंसाओ। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डोंट टैम्पर। समझ गए, छोटी छोटी बारीकी भरी बातें हैं, लेकिन इस पे सवाल बनते हैं और मार्क्स भी खोए जाते हैं, है ना। तो याद रखें इन चीज़ों को, बड़े काम आने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, स्क्रीनशॉट से आप इसको रिवाइज करें। कह रहा विथ द एडिशन ऑफ द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT टू द EVM, ऑडिटेबिलिटी वॉज एडेड टू द प्रोसेस इवन एज द मशीन हैज सफर्ड ग्लिचेस। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे विद के साथ ही एडिशन के उस जोड़ के जो था इस टेक्नोलॉजी का VVPAT, है ना, और किस में, EVM में। कह रहे इस EVM में इस टेक्नोलॉजी के जुड़ने के साथ ही ऑडिट की जो एबिलिटी है वो भी ऐड हो गई थी उस प्रोसेस में। कह रहे इवन एज, यहाँ तक कि जबकि मशीन ने सफ़र किया है, सहा है बहुत सारी कमियों को, बहुत सारी खराबियों को, ग्लिचेस को। आगे क्या कह रहे विच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI हैज़ मैनेज टू टैकल रीजनेबली वेल। और कह रहे ये वो ग्लिचेज हैं जिनको हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मैनेज कर पाया है निपटने में बहुत ही असरदार तरीके से, रीजनेबली वेल। समझ के, जैसे ही VVPAT EVM में लगा, उसके बाद कोई भी पर्सन जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो वो इस मशीन को खोल करके चला करके ऑडिट कर सकता है किसने किसको वोट लगाया, है ना, किसने किसका जो है जो वोटिंग किया। मतलब ये मशीन में कोई हैकिंग हुई है या नहीं हुई। कह रहा है इससे ये जो एबिलिटी वो भी आ गई, पर इसमें कई सारी कमियां थी, ग्लिचेस थे, जिसको हमारे ECI ने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया और टैकल भी किया। अब देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने के बाद टैकल करना मतलब किसी चीज़ से निपटना, तो डील विद बोल दो, ग्रैपल विद बोल दो, है ना, किसी से निपटने को टैकल करते हैं। और ग्लिच का मतलब होता है कमियां, मॉल फंक्शंस या डिफेक्ट्स। अगर मशीन में कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो ग्लिचेज हैं उस मशीन के, है ना। कह रहे द ECI शुड डेफिनेटली सीक solutions to make the EVM more robust, even as it must reject calls for a return to paper balloting, which experienced malpractices such as ballot stuffing and boot capturing। कह रहे जो ECI है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको डेफिनेटली सीख करना चाहिए, ढूंढना चाहिए जरूरी सॉल्यूशंस को। अच्छा, कौन से सॉल्यूशन जो बना देंगे EVM को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रोबस्ट। कह रहा है इवन एस, यहाँ तक कि जबकि इसको रिजेक्ट करना चाहिए उन सवालों को, उन कॉल्स को, उन डिमांड्स को जो है रिटर्न टू, जो है वापस लौटने को पेपर बैलेटिंग की तरफ, फिर से मतदाता पेटी की तरफ। कह रहे ये वो पेपर बैलेटिंग है, ये वो पेपर के ऊपर चुनाव का काम है जिसने एक्सपीरियंस किया, जिसने सहा बहुत सारी खराबियों को, माल प्रैक्टिसेस को, जैसे कि एक तो बैलेट स्टफिंग और दूसरा बूथ कैप्चरिंग। बैलेट स्टफिंग में क्या होता है, एक पर्सन आएगा और बहुत सारे वोट्स डाल के चला जाएगा एक ही आदमी के नाम पे, है ना, स्टफ कर देगा बैलेट को। बैलेट मतलब मतदाता पेटी, तो बहुत सारे बैलेट बॉक्स के अंदर बहुत सारे वोट डाल के चला जाएगा एक ही आदमी। दूसरा बूथ कैप्चरिंग, ये आप जानते ही हैं, बंदूक की नोक पे पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लेना और अपने हिसाब से वोट डलवाना। तो कह रहे ECI को, इस EVM को मजबूत बनाना है और किसी भी कीमत पे बैलेट, पेपर बैलेटिंग की तरफ नहीं जाना है, पुराने वाले पे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम भी होते थे। समझ गए। देखने वाले वर्ड्स, रोबोस्ट मतलब मजबूत, ये आपने दोनों देख लिया, बैलेट स्टफिंग और बूथ कैप्चरिंग। माल प्रैक्टिसेस मतलब
खराब रीतियाँ, है ना। माल मतलब खराब, प्रैक्टिस मतलब रीतियाँ, खराब चीज़ें। बैलेटिंग मतलब वोटिंग। कह रहे दैट बीइंग सेड द अनाउंसमेंट बाय ECE, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, दैट द ECI इज कमेंसिंग ट्रायल्स ऑफ अ रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट इज श्योर टू ब्रिंग बैक स्क्रूटनी। कह रहा है ऐसा कहने के बाद दैट बीइंग सेड, दैट नाम के प्रोनाउन के लिए यहाँ पे बीइंग सेड नाम का एडजेक्टिव रखा है पास्ट पार्टिसिपल। कह रहा है ऐसा कहे जाने के बाद, ऊपर वाली पूरी बात के हो जाने के बाद जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन कमिश्नर की, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा साहब, इन्होंने जो कहा कि ECI कमेंस कर रहा है, शुरू कर रहा है ट्रायल्स को एक रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के। कह रहे ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये बहुत ही पक्का है, ये फिर से स्क्रूटनी को लेके आएगी, फिर से पब्लिक का जांच के दायरे में EVM आने लगेगी। समझ गए ना। तो कह रहे इतनी मजबूत चीज़ है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या रिमोट वोटिंग की बात करोगे तो पब्लिक जो है इस पर सवाल जरूर उठाएगी। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, बीइंग सेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसको मैं सही रंग दे देता हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट जैसा ना लगे। अनाउंसमेंट की वर्ब है इज, ECI की वर्ब है इज कमेंसिंग, है ना। स्क्रूटनी आप जानते हैं जांच, कमेंस करना मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। वर्ड टू वर्ड खोल के पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा, है ना। कह रहे ECI ऑफिशियल्स हैव नॉट इलेबोरेटेड और रिलीज्ड एनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बट हैव मेंशन्ड दैट द सिस्टम being developed by IIT Madras uses the blockchain method for two-way remote voting at designated centers। कह रहे ECI के अफसरों ने इलेबोरेट नहीं किया है। इलेबोरेट करना मतलब डिटेल में बताना, बहुत ही डिटेल में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। कह रहे ECI के अफसरों ने ना तो अभी तक डिटेल में बताया है और ना ही रिलीज़ किया किसी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को, ना बोल के बताया ना लिख के बताया। कह रहे लेकिन मेंशन किया है इन्होंने, लेकिन जिक्र किया है एक ऐसे सिस्टम का जो डेवलप हो रहा है IIT मद्रास के द्वारा और जो यूज़ करता है ब्लॉकचेन मेथड को, और किसके लिए, टू वे रिमोट वोटिंग के लिए डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे, चुनाव के जो है बूथ के ऊपर। समझ गए ना। तो ऑफिशियल्स ने कुछ नहीं बताया, ना लिख करके ना बोल के, लेकिन एक चीज़ का जिक्र जरूर किया कि एक सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे IIT मद्रास जिसको डेवलप करेगा और जिसमें ब्लॉकचेन मेथड यूज़ होगा, जिसमें बिटकॉइन वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। समझ गए। ऑफिशियल्स की 3 वर्ब्स आई हैं। पहली वर्ब है एलैबोरेटेड, दूसरी वर्ब जुड़ी हुई है और कंजंक्शन से रिलीज्ड, तीसरी वर्ब जुड़ी हुई है बट कंजंक्शन से हैव मेंशन्ड, है ना। चलिए, कह रहा है रिमोट वोटिंग आज इजी है, ज़्यादा लोड लेने वाला है नहीं, है ना। बस आराम से पढ़ो और जो चीज़ें हैं उनको मार्क करते जाओ। कह रहा है रिमोट वोटिंग as an option has gained some priority during the COVID-19 pandemic in order to address social distancing। कह रहा रिमोट वोटिंग जो है ना, एक ऑप्शन के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे, कह रहा रिमोट वोटिंग ने गेन किया है कुछ प्रायोरिटी को, कुछ प्राथमिकता इसको मिली है। और कब, कोविड-19 महामारी के दौरान। अच्छा, क्यों मिली है? इस काम को करने के लिए, इन ऑर्डर टू। अच्छा, कौन सा काम? एड्रेस करना सोशल डिस्टेंसिंग को, संबोधित करना सोशल डिस्टेंसिंग को। तो कह रहे कोविड के बाद में रिमोट वोटिंग मतलब घर बैठे वोट कर देना, दूर से बैठ करके ईमेल के जरिए, है ना, ऐसा समझ लो। तो कोविड के दौरान रिमोट वोटिंग जो है उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी को गेन किया और प्रायोरिटी मिल रही है इसको, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की सबको है ज़रूरत। इसमें देखने वाले वर्ड्स, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के बाद में कुछ लोगों को लगता है कि नाउन प्रोनाउन या जीरंड आएगा, लेकिन ये वो वाला फ्रेज नहीं है। वो वाले फ्रेज जो मैं आपको 20-25 दिखाता हूँ उसमें इन ऑर्डर टू नहीं है। तो इसके बाद में लगेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, बेयर इन्फिनिटिव, है ना। चलो, कह रहा है इन द US द मेल इन बैलेट सिस्टम वेयर रजिस्टर्ड वोटर्स रिसीव्ड बैलेट्स एंड रिटर्न्ड इट वाया पोस्ट और ड्रॉप्ड इट ऑफ एट सिक्योर ड्रॉप बॉक्सेस or voting centers was widely used, but this was entirely paper based। अब अमेरिका की बात कर रहा है। कह रहा है इन द US, अमेरिका के अंदर जो मेल इन बैलेट सिस्टम है, जो ऐसा वोटिंग सिस्टम है, बैलेट सिस्टम है जो मेल इन होगा, जिसमें चिट्ठी लिख करके मेल किया जाएगा, मतलब चिट्ठी के जरिए वोटिंग होगी। समझ गए ना, खत के जरिए। तो कह रहा है अमेरिका में जो मेल इन, खत से होने वाला जो बैलेट सिस्टम है, जहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं रिसीव करते हैं बैलेट्स को, उनको अपने घर पे मिलता है बैलेट पेपर, है ना, जहाँ पे वो वोट लिखेंगे अपना, और वही रिटर्न भी करते हैं इसको पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए, या फिर वो ड्रॉप ऑफ करते हैं, इसको रख के चले जाते हैं सिक्योर ड्रॉप बॉक्सेस में, ड्रॉप करने वाली एक पेटी में, और या फिर वोटिंग सेंटर में, चुनाव के बूथ पे।
कह रहे अमेरिका में ये जो सिस्टम है ना इस टाइप का, जिसमें लोगों को घर बैठे बैलेट पेपर मिलता है और उसको वो रिटर्न करते हैं या तो पोस्ट करके या छोड़ जाते हैं बक्से के अंदर या वोटिंग सेंटर पे। कह रहे ये जो सिस्टम है इसको वाइडली यूज़ किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से पेपर बेस्ड था। इसमें कोई ईमेल फीमेल नहीं होता था, घर पे आता था, उस पर आप अपने हाथ से लिखते थे, टिक मार्क करते थे और लौटा के आते थे, है ना। तो कह रहे अमेरिका में होती है रिमोट वोटिंग लेकिन कागज़ के ऊपर। समझ गए। वोटर्स की वर्ब आई है रिसीव्ड, रिटर्न्ड और ड्रॉप्ड, है ना। क्यों जुड़ी हुई है तीन वर्ब्स, एक एंड से और दूसरी और से, है ना। ऐसे एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स भी ले सकता है। कह रहे द ब्लॉकचेन मेथड implements an online public bulletin board that allows for a linear ordering of data to which a user can only further append data। कह रहे जो ब्लॉकचेन मेथड है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, जिसके अंतर्गत हमें अभी बिटकॉइन की तरह वोटिंग करने को भी मिलेगा। कह रहे ये मेथड इंप्लीमेंट करता है एक ऑनलाइन पब्लिक बुलेटिन बोर्ड को। ऑनलाइन मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, पब्लिक मतलब सबके लिए हो, बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। कह रहे इस ब्लॉकचेन मेथड में एक पब्लिक नोटिस बोर्ड होगा, ऑनलाइन होगा, जो अलाउ करता है, इजाज़त देता है लीनियर ऑर्डरिंग के लिए। ये मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या होती है ना। सिर्फ लीनियर ऑर्डरिंग को ही अलाउ करता है, और किसकी, डेटा की, इंफॉर्मेशन की। अच्छा कौन सा डेटा है, टू विच, जिसको एक यूज़र सिर्फ महज और आगे अपेंड ही कर सकता है, बढ़ा ही सकता है, कम नहीं कर सकता। देखो लीनियर ऑर्डरिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन टेक्नोलॉजी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, उसकी खासियत है इसमें जो लिखा गया उसको दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे करप्ट सरकार भी नहीं मिटा सकती। जो एक बार हो गया वो हो गया, जो एक ट्रांजैक्शन हो गई वो हो गई, उसको आप कभी भी ज़िंदगी में मिटा नहीं सकते हो। समझ गए मेरी बात को। तो इसमें होती है लीनियर ऑर्डरिंग, पहले एक चीज़ आएगी लाइन में, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, कभी भी एक के ऊपर दूसरी चीज़ रख के उसको दबा नहीं पाओगे आप। समझ गए ना, जो फैक्ट हो गया वो हो गया। तो कह रहे ब्लॉकचेन बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसमें एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड होगा, इसमें आप लीनियर ऑर्डरिंग करेंगे और यूजर सिर्फ डेटा को ऐड कर सकता है, पुराने डेटा को मिटा नहीं सकता। समझ गए ना। तो ये बहुत ज़्यादा महफूज है, क्योंकि जिसका वोट पड़ गया, जिस आदमी ने डाल दिया, वो आपके लिए फाइनल हो चुका है वो, है ना। अपेंड करना मतलब जोड़ना, एनेक्स करना, ऐड करना, अटैच करना। कह द बोर्ड इटसेल्फ इज पब्लिक एंड अवेलेबल फॉर एनीवन टू रीड एंड वेरीफाई। और जो बुलेटिन बोर्ड होगा, किसको कितने वोट पड़े और कहाँ से पड़े, ये जो बोर्ड है अपने आप में ही पब्लिक होगा, ये सबके सामने ही होगा और अवेलेबल होगा किसी के लिए भी कि वो उसको रीड कर पाए या वेरीफाई कर पाए। समझ गए। तो बिल्कुल भी धांधली का सवाल ही खत्म हो जाएगा ईवीएम में से, अगर ब्लॉकचेन मेथड को हमने यूज़ किया तो। कह द टेक्नोलॉजी has been put in use for cryptocurrencies. The blockchain Bitcoin records a list of transactions that can be read to find out who owns which bitcoins without any centralized authority. कह टेक्नोलॉजी को पुट किया गया है यूज में, इस्तेमाल में, और किसके लिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन है ना, आप जानते होंगे। कह रहे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लिया गया है क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स हैं, जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में यूज़ होती है, वो एक लिस्ट को रिकॉर्ड करती है, और लिस्ट का है कि ट्रांजेक्शन्स की, लेन देन की, जिसको रीड किया जा सकता है। इस चीज़ को पता करने के लिए किसके पास कितने बिटकॉइन है, बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के। अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो ना, तो ये चीज़ आप किसी से भी नहीं छुपा सकते। करप्शन का काम या चोरी का काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन बुलेटिन बोर्ड सबके पास अवेलेबल है बिटकॉइन का। मैं भी देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं किसने क्या खरीदा। समझ गए। तो इससे उसको कंपेयर कर रहा है, कह रहा है ऐसा हमारी ईवीएम में भी होना चाहिए, इसी तरीके की टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आपको मिलाना है। टेक्नोलॉजी की वर्ब है हैज़ बीन पुट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना। बिटकॉइन की अगेन सिंगुलर वर्ब है रिकॉर्ड्स, दैट की वर्ब है कैन बी रेड, और हु की वर्ब है ऑन्स। ये दैट का एंटीसीडेंट है अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो सीक्रेट हो, क्रिप्ट रूट का मतलब ही होता है सीक्रेट, है ना। अगर कोई चीज़ सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, वो कहलाती है क्रिप्टो करेंसी। इसी में एक करेंसी हमारे पास बिटकॉइन। चलो, कर इन द केस ऑफ अ ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, द वोटिंग अथॉरिटी विल हैव टू ऑथेंटिकेट दिस बुलेटिन बोर्ड in which users sign in using cryptographic signatures to register their votes in a ledger। कह रहे इस केस में, और कौन सा,
ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम का। जब हमारी ईवीएम में भी यही ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम होगा, कह रहा है इस केस में जो वोटिंग अथॉरिटी है, वोट करवाने वाली अथॉरिटी है, उसके पास उसको करना पड़ेगा ऑथेंटिकेट, उसको सबूत देना पड़ेगा, है ना। ऑथेंटिकेट करना मतलब प्रमाणित करना किसी को, और किसको, इस बुलेटिन बोर्ड को। अच्छा, कौन सा बुलेटिन बोर्ड है? जिसमें यूजर्स साइन इन कर सकते हैं, और कैसे? यूज करके क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स को, ऐसे सिग्नेचर्स को जिससे यूजर्स की आइडेंटिटी ना पता लगे, है ना। बस क्रिप्टोग्राफी को अपना सिग्नेचर यूजर अपना याद रखे और किसी को उसका नाम ना पता लगे, ताकि वो रजिस्टर कर पाएँ अपने वोट्स को एक लेजर में, एक खाता बही में। समझ गए? तो इस सिस्टम में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक पोर्टल बनाएगा जिसमें हमें ऑथेंटिकेट करेगा, हम उसमें साइन इन करेंगे, अपने सिग्नेचर डालेंगे और बटन दबाएंगे जो भी दबाना होगा जिस भी पार्टी का। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। बहुत आगे के फ्यूचर की बात कर रहा है, इंडिया में ये होने में शायद 50 साल और लगेंगे कम से कम, पर फिर भी चलो टेक्नोलॉजी है तो उसकी बात कर रहे हैं हम। लेजर का मतलब होता है खाता वही, साइन इन आप जानते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर आप लास्ट में क्या बोलते हो? साइन आउट। साइन आउट बोलता हूँ मैं। साइन आउट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को डिजिटली गुड बाय बोल रहे हो ना, डिजिटली, है ना, ऑनलाइन बोल रहे हो किसी मेल वेल पे, तो आप साइन आउट लिखते हो ताकि आप उसको डिजिटली बोल रहे हो बाय बाय, है ना, बाय बाय समझें इसको। कह रहा वाइल दिस सिस्टम with its cryptographic features promises data security and verifiability, the fact that it will depend upon a network and devices could introduce vulnerabilities that are present in any internet based system। अब बता रहा है इसकी कमियां, है ना, क्या कमियां हो सकती हैं। कह रहे जहां ये सिस्टम इसके क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स के साथ, इसके ऐसे फीचर्स जो बिल्कुल क्रिप्टोग्राफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है ना, किसी को नहीं पता ये फीचर्स कैसे काम करेंगे। कह रहे जहाँ ये सिस्टम अपने इस क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स के साथ में प्रॉमिस करता है डेटा की सिक्योरिटी को और वेरीफाइबिलिटी को, अपने वोट हम डाल भी पाएंगे, सही से डाल भी पाएंगे और हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कह रहे वहीं ये जो फैक्ट है ना, ये वाला फैक्ट कि ये डिपेंड करेगा एक नेटवर्क पे और डिवाइसेस पे। कह रहे ये जो फैक्ट है इंट्रोड्यूस कर सकता है वल्नरेबिलिटीज़ को, कमियों को, जो प्रेजेंट है किसी भी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में। समझ गए मेरी बात को? तो कह रहे बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ये सब करने के लिए हमें इंटरनेट से ईवीएम को कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर इंटरनेट गुल तो ईवीएम भी गुल। तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को ये वाला फैक्ट जो है इंट्रोड्यूस करेगा। समझ गए? इट की वर्ब विल डिपेंड, द फैक्ट की वर्ब कुड इंट्रोड्यूस, दिस सिस्टम की वर्ब प्रोमिसेस। ध्यान दें, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ोगे तभी सेंटेंस आपके हाथ में आएगा। वल्नरेबिलिटी आप जान गए हैं, कमियों को बोलते हैं माल फंक्शनिंग्स को। करेक्ट ड्राफ्ट पेपर बाय MIT एंड हार्वर्ड रिसर्चर्स इन November 2020 has raised concerns about the designs of a remote blockchain based voting system and pointed to a serious vulnerabilities in some instances। लंबा है। कह रहे एक ड्राफ्ट पेपर किसके द्वारा? MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स के द्वारा, और कब? नवंबर 2020 में। कह रहे इस पेपर ने रेज किए कंसर्न्स को, इस पेपर ने उठाया चिंताओं को, और किसके बारे में? डिज़ाइन के बारे में, एक रिमोट ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम का, कैसे इस तरह की ईवीएम का डिज़ाइन होगा, है ना, उस पर बहुत सारी चिंताओं को उठाया। और इसी पेपर ने पॉइंट भी किया है बहुत ही ज़्यादा गंभीर कमियों की तरफ, ऐसे इंस्टेंसेस में, ऐसे उदाहरणों में, वेयर इट वॉज ट्राइड आउट, जहाँ पे इस सिस्टम को ट्राई आउट किया गया था, इसको सबसे पहले ट्रायल में लाया गया था। समझ गए ना? तो इस ड्राफ्ट पेपर में इस टाइप के रिसर्चर्स ने हमें बताया कि इस सिस्टम में डिज़ाइन में कई कमियां होंगी, और कई जगह कमियां हमने देखी हैं जहाँ जहाँ इस सिस्टम को हमने ट्रायल करके देखा है। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, ड्राफ्ट पेपर की वर्ब है हैज़ रेज्ड, और इसकी दूसरी वर्ब है पॉइंटेड एंड कंजंक्शन के बाद, है ना। एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स लेगा, अगर बीच में कॉमा एंड और नीदर नोर, है ना, ऐसा कुछ आ जाए, बट आ जाए। इट की वर्ब है ट्राइड आउट। यहाँ पे देखने वाला कॉन्सेप्ट है राइज, रेज और अराइज का। तीनों को एक साथ ले रहा हूँ मैं। राइज और रेज में आप डिफरेंस जानते होंगे, आज हम अराइज को भी साथ में लेके पढ़ेंगे। देखो राइज, अराइज और रेज, पहले तो इनकी तीनों फॉर्म देख लेना। राइज, रोज, रीजन। अराइज में सिर्फ ए आगे लगेगा, अराइज, रोज, रीजन। समझ गए ना? राइज, रोज, रीजन के आगे अ लगाओगे ना तो अराइज, रोज, रीजन बन जाएगा, सेम चलते हैं। और रेज चलती है अलग, इसका होता है रेज्ड, रेज्ड। इनके मीनिंग में क्या फ़र्क है? राइज का मतलब है उठ खड़ा होना, उठ खड़ा होना, कुर्सी से उठ खड़ा होना, है ना, किसी भी चीज़ का उठ खड़ा होना। राइज का मतलब है पैदा हो जाना, और किसका? किसी डाउट का, किसी शक का, किसी सवाल का,
किसी भी नई चीज़ का पैदा होना कहलाता है अराइज होना, है ना। रेज का मतलब होता है उठा देना या किसी को पालना पोसना। बच्चों को पालने पोसने को भी रेज करना कहते हैं, और किसी चीज़ को आप उठाते हैं उसको भी रेज करना कहते हैं। अगर आप खुद उठ खड़े हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही सब्जेक्ट हैं, आप ही ऑब्जेक्ट हैं। राइज वर्ब के साथ नो ऑब्जेक्ट। अगर आप पैदा हो रहे हैं, कोई चीज़ पैदा हो रही है, तो भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैदा हो रही है वही सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप उठा रहे हैं। इस वर्ब के साथ, रेज के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए ना। राइज और अराइज नेवर टेक एन ऑब्जेक्ट। रेज अपने साथ में कम से कम एक ऑब्जेक्ट को लेगा। अब तीनों सेंटेंस में देखेंगे कैसे हमें चूज करना है। द सन रेजेस, अराइजेस और राइजेस, है ना, इसको राइजेस कर देना। राइजेस इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट में उठता है। देखो सूरज पैदा होता है क्या? सूरज पैदा होता है क्या ईस्ट में? रोज रात को मर जाता है, सुबह पैदा हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे अराइज का तो कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, सूरज किसी चीज़ को उठाता है क्या? सूरज तो खुद उठता है ना ईस्ट में, खुद निकलता है, किसी चीज़ को नहीं उठाता, ना किसी चीज़ को पालता पोसता। तो मुझे इस केस में रेज को भी यूज़ नहीं करना, तो मुझे लिखना चाहिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। वैसे ही आफ्टर द एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री मैनी डाउट्स रोज, अरोज या रेज्ड। एक्सीडेंट के बाद फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डाउट्स जो हैं उठ खड़े हुए। अब देखो डाउट्स कैसे उठ खड़े हुए, पैदा हुए। डाउट्स के लिए, सवालों के लिए, शकों के लिए, है ना, ऐसी चीज़ों के लिए, संभावनाओं के लिए जो पैदा होती हैं, हम यूज़ करते हैं अराइज नाम की वर्ब को। तो यहाँ पर रेज का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। रोज और अरोज में से बेटर चॉइस है अरोज। डाउट्स पैदा हो गए हैं, उठ खड़े तो हुए हैं लेकिन पैदा हुए हैं वो ना नए सिरे से, तो मैं बोलूँगा डाउट्स अरोज। तीसरा देख लो, शी हैज़ टू राइज, अराइज और रेज हर 2 चिल्ड्रन बाय हरसेल्फ। उसको अपने 2 बच्चों को पालना पोसना पड़ता है अपने ही द्वारा, बाय हरसेल्फ, अकेले अकेले, है ना। तो पालने पोसने के लिए हम वर्ब को यूज़ करते हैं रेज को, तो मैं यहाँ लिखूंगा शी हैज़ टू अराइज, और राइज नहीं, रेज। दूसरा इसका क्या है, रेज के बाद में एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है 2 चिल्ड्रन, हर 2 चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लेगा रेज नाम का वर्ब। राइज और अराइज का वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं था। चाहे ग्रामर से चलो, चाहे मीनिंग से चलो, इस स्लाइड के अंदर सारा का सारा जो है ना आपका समराइज हो रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। राइज, अराइज और रेज तीनों वर्ब्स को ऐसे हम यूज़ करते हैं। चलिए आज के क्विज में भी यूज़ किया हमने इसको, है ना। Get the paper also points out that beyond the vulnerability faced by any internet-based system, blockchains also introduce issues related to complexity and their management. कह रहा पेपर ये भी पॉइंट आउट करता है पार इस चीज़ के, बियॉन्ड उन वल्नरेबिलिटीज़ के। बियॉन्ड मतलब पार, है ना, आगे जा कर के। कह रहे इन कमियों से भी आगे जा कर के जो फेस की जा रही हैं इंटरनेट बेस्ड सिस्टम के द्वारा, ब्लॉकचेन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करती हैं कई इश्यूज़ को जो रिलेटेड टू होंगे, जो संबंधित होंगे कॉम्प्लेक्सिटी से, पेचीदगियों से और उनकी मैनेजमेंट से। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के गुल हो जाने वाली बात नहीं हो रही। ये पेपर ये भी बताता है कि इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसीज भी हैं जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा अगर ब्लॉकचेन को ईवीएम में लगाया। समझ गए। पेपर की वो पॉइंट्स आउट, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इंट्रिकेसी, कॉम्प्लिकेशन, रिलेटेड टू, रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू, सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम है। और लास्ट में टू नाम का फिक्स प्रपोजिशन रखते हैं, है ना। हमेशा पर्टेन टू देखोगे, पर्टेन विद नहीं देखोगे। कर द ECI would do well to exercise caution before deploying this method in elections, besides subjecting it to rigorous public appraisal. कह रहे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बहुत ही अच्छा काम करेगा अगर वो एक्सरसाइज करे क्वेश्चन को, अगर वो सावधानी बरते। टू एक्सरसाइज क्वेश्चन का मतलब है सावधानी बरतना, सावधानी की एक्सरसाइज करना। तो कह रहा है ECI बहुत अच्छा काम करेगा अगर वो सावधानी बरतेगा डिप्लॉय करने से पहले इस मेथड को इलेक्शंस में, साथ ही साथ सब्जेक्ट करने के इसको, रखने के इसको, और कहाँ पे, रिगरस पब्लिक अप्रेजल के अधीन, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पब्लिक के जायजे के नीचे। तो कह रहे पब्लिक से तो जायजा करवाना ही है इसका। पब्लिक अप्रेजल मतलब हम और आप में से जो टेक्निकल लोग हैं इस चीज़ का जायजा भी ले, है ना। सब लोग तो नहीं ले सकते हैं लेकिन टेक्निकल पर्सन ले सकते हैं। तो कह रहे इसे बहुत अच्छा काम करेगा अगर वो सावधानी बरतेगा इसको इलेक्शंस में लगाने से पहले, और साथ ही साथ पब्लिक को एक जायजा भी लेगा। बहुत ही रिगरस होगा वो जायजा, बहुत ही एक्सटेंसिव होगा। समझ गए। वर्ड देखने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब केयर, प्रूडेंस, अटेंशन, है ना, आपकी सावधानी। रिगरस मतलब जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिंजेंट हो, हार्श हो, कड़ा हो, इसके लिए वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस,
है ना, मेटिकुलस। अप्रेजल का मतलब होता है जायजा। आपने एक वर्ड सुना होगा अप्राइज। अप्राइज और अप्रेज में मैंने एक वीडियो में आपको अच्छे से दोनों का डिफरेंस बताया था, याद करें। अप्रेजल कैसे अप्राइज वर्ड से डिफरेंट है। अप्रेजल का मतलब है जायजा, है ना, एग्जामिनेशन। अप्राइज का मतलब कुछ और होता है। डालना कमेंट सेक्शन में जिनको याद है। अब बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। क्विज भी आज का सिंपल सा ही है, सब कुछ सिंपल ही आज, है ना। इसी बात पे एक लाइक हो जाए, वीडियो को एक शेयर। 4 क्वेश्चंस अपने पास। पहले मैं क्विज को पढ़ लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। बिसाइड, डिस्पाइट ऑफ, बिसाइड्स या इंस्पाइट मैनी क्वेश्चंस, अ प्लेथरा ऑफ डाउट्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द टीम अरोज, रीजन अराइज रेस्ड व्हेन इट लॉस्ट द सीरीज विदाउट अ सिंगल विन। कह रहे साथ ही साथ कई सवालों के बहुत सारे डाउट्स, प्लेथरा ऑफ डाउट्स टीम की कैपेबिलिटीज़ पे, टीम की क्षमताओं पे उठ खड़े हुए जब ये हार गई पूरी सीरीज़ को बिना एक भी जीत के, है ना। सारी सीरीज़ पूरी की पूरी बिना किसी जीत के जब हारी ना, तो ये इसके सवाल कई सवालों के साथ साथ कई सारे डाउट्स भी उठ खड़े हुए। अब देखो सवालों के साथ साथ बात हो रही है, साथ साथ बिसाइड का तो कोई काम है नहीं, डिस्पाइट के बाद में ऑफ आता नहीं है, इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा आता है। हमें यहाँ पे एडिशनली वाला मीनिंग चाहिए था। ग्रामेटिकली भी यही सही है और कंटेक्चुअली भी यही सही है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे डिस्पाइट ऐसे लिखा होता और इंस्पाइट के बाद ऑफ लगा होता तब भी इनसे कोई मीनिंग निकलने वाला नहीं था। बावजूद कई सवालों के कई डाउट्स उठ खड़े हुए, ऐसा नहीं, कई सवालों के साथ साथ कई डाउट्स खड़े हुए टीम के हारने पे, है ना। बावजूद नहीं, साथ साथ। चलो अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, डाउट्स जो हैं वो उठ खड़े हुए। सवालों के उठ खड़े होने का मतलब है पैदा होना। पैदा होने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराइज। अराइज की सेकंड फॉर्म यूज होगी, है ना। तो अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज। अब कोई मेरे से ये सवाल मत करना सर थर्ड फॉर्म क्यों यूज नहीं हुई, अरीजन हो जाती अगर यहाँ पे हैज़, हैव या हैड में से कोई एक होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब बन के सिर्फ तभी आएगी जब हैज़, हैव, हैड इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अरीजन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी नहीं लगी हुई, है ना। तीसरा देखो, कह रहा है हाउएवर टू एवरीवन सरप्राइज द टीम, अब जो भी लगाओगे रोज, रेज, अरोज, रीजन इन द सब्सिक्वेंट टूर्नामेंट। कह रहा है हालांकि सबके सरप्राइज के लिए, हालांकि सबको हैरान करते हुए टीम जो है उठ खड़ी हुई आने वाले टूर्नामेंट में। अब देखो उठ खड़े होने के लिए हमारे पास वर्ड है राइज। द टीम राइज, राइज की सेकंड फॉर्म होगी रोज, समझ गए ना। टीम उठ खड़ी हुई तो मतलब रोज हुई। यहाँ पे राइज का कोई काम नहीं है, अरोज का भी कोई काम नहीं है। पैदा नहीं हुई टीम, पैदा तो वो मतलब पैदा थोड़ा ना हुई है वो टीम, वो उठ खड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे हम अरोज, रेस ये सब ना लगा के लगाएंगे रोज को। तो कह रहे सबके सरप्राइज के हिसाब से टीम उठ खड़ी हुई आने वाले टूर्नामेंट में। और पूरी कंट्री क्या थी, बिसाइड वन सेल्फ थी, इटसेल्फ थी या जो भी थी वर्ल्ड कप विन के बाद। अब मैंने आपको इडियम करवाई थी बिसाइड वन सेल्फ। देखो वन सेल्फ का मतलब है जो भी आपके पास नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूज करना है। कंट्री के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे इटसेल्फ। और ये जो बिसाइड होगा ये बिसाइड्स वाला नहीं होता, ये बिसाइड वाला होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बिसाइड्स वाला तो है ही गलत। बिसाइड्स वाला तो ईडियम होता ही नहीं, है ना। ईडियम होता है बिसाइड वाला। तो ए और सी तो आपके आंसर्स है नहीं, आपके पास ऑप्शन है बिसाइड वन सेल्फ या इटसेल्फ। कंट्री के लिए मैं लगाऊंगा इटसेल्फ। अगर एक आदमी होता तो हिमसेल्फ, औरत होती तो हर सेल्फ, अगर प्लूरल होता तो देम सेल्फ्स, है ना। इस हिसाब से बिसाइड विद सेल्फ पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा इमोशंस में थी, बिसाइड इटसेल्फ थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। चलिए मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।